हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी का नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक और पॉइंट है हमारा लास्ट ऑस्मोटिक प्रोसेस। दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक बार आप फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पीछे जाके, ठीक है ना। तो हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो जनरली डिपेंड करती है हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है, कि किन सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं उस पर डिपेंड करती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि सॉल्वेंट सॉल्यूट का कैसा नेचर है, उस पर डिपेंड नहीं करती। सिर्फ प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो हमने कल पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर की सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही पढ़ते हैं, क्योंकि इसी से बेस आगे हमारी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो रिलेटिव लेवलिंग और वेपर प्रेशर हमने पढ़ा था कि भाई जब आप क्या करते हो किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन होते हैं, जिनके एवोपरेशन नहीं होता, मतलब जिनके वेपर फॉर्म नहीं होते, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्यूट हमने लिए जो जो जिन्हें हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो उनको हमने क्या किया, उनको हमने एक सॉल्वेंट में डाला, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का जो प्योर वेपर प्रेशर था वो कम हो चुका है। मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर उसका जो प्योर वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का वो अब नॉन सॉल्यूट डालने पर कम हो गया है, जिसकी वजह से आप बोलते हो कि इसका जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, कम हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस ये यही है इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमने कल पढ़ा था, भाई कैसे होता है ये सब हमने कल सब डिस्कस किया था। इसके कुछ फॉर्मूले भी हमने यहाँ पे पढ़े थे, कैसा होता है, कैसे चेंज आता है वेपर प्रेशर में, कितना चेंज आता है, ये सब हमने पढ़ा था। तो आप एक बार रिवाइज जरूर करना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी हमने करे थे। और नेक्स्ट हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या था हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो कहता है कि किसी सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है ना। जब हम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। मतलब जैसे वाटर है वो 100 डिग्री पे बॉईल होता है, मगर आपने कोई सॉल्वेंट इसमें डाला तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर, ठीक है। तो ये ग्राफ हम डिस्कस करना शायद कल भूल गए थे, थोड़ा सा हल्का सा आपको वैसे समझ में आ ही गया होगा। ये देखो, ये क्या है, आपका वेपर प्रेशर है और ये है हमारा टेम्परेचर। वो कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, है ना। दोनों के दोनों लीनियरली चलते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर ही बढ़ता है। मगर यहाँ पर आप बोलते हो कि यहाँ पे क्या है, ये जो है टी है, ठीक है, टी नॉट इसको मान लो आप, ठीक है, ये क्या है, टी नॉट है। ये टी नॉट जो है एक इनिशियल वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये इनिशियल वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, ठीक है, तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अब क्या हो गया, ये आ गया फाइनल, जिसे आप बोलते हो टी एफ, है ना, जिसे आपने क्या बोला, टी एफ, ठीक है। तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट पे डालने पर, तो टी सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, टी सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट आपने डाला वो सॉल्यूशन बन चुका है पूरा, ठीक है। तो अब सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, वो मतलब वेपर प्रेशर नहीं, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब उसके वो इस टेम्परेचर पे ना बॉईल होकर वो किस टेम्परेचर में बॉईल हो रहा है, इस वाले टेम्परेचर में बॉईल हो रहा है। तो ये आपको ये पूरा ग्राफ यही दिखा रहा है कि इसका टेम्परेचर पहले जो सॉल्वेंट था वो पहले इस टेम्परेचर में बॉईल होता था, मगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वो अब इस टेम्परेचर में, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है, इसका इंक्रीज हो चुका है। तो ये हमने सब पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला है टेल्ट इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट से बोलते हैं केवी, ठीक है ना। और एम क्या है, हमारी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो इससे आपको ये मॉलिक्यूलर मास वगैरह यहाँ से भी आप पता कर सकते हो। ये सब हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन भी हमने किए थे। नेक्स्ट हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वही होता है, जरा डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आपको पता ही है कि भैया, जब फिजिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड फॉर्म दोनों एग्जिस्ट करती हैं, मतलब जनरली वो सॉलिड लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कोई लिक्विड जाने वाला होता है, ठीक है। तो वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड ऑफ द सॉलिड फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब
किसी लिक्विड की जो लिक्विड फॉर्म है, किसी भी कंपोनेंट की जो लिक्विड फॉर्म है और सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, वो टेम्परेचर होता है जिसमें उसकी लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म उस सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम पोजीशन रहती है। मतलब इस पोजीशन, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ से वो सॉलिड फॉर्म में भी जा सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी जा सकता है, ठीक है ना। ऐसी पोजीशन होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो टेम्परेचर। एंड हैव द सेम वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, सेम होता है। ड्यू टू लोअर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, द सॉलिड फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन सेपरेट्स आउट एट अ लोअर टेम्परेचर। वो कहता है कि जब हम क्या करते हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, फिर से वही बात, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उस वो और लोअर टेम्परेचर में ही क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। जैसे कि वाटर है, वो 0 डिग्री पे सेल्सियस पे क्या होता है, फ्रीज होता है। मगर आपने अगर उसमें अगर आप कोई शुगर सॉल्यूशन डाल दो, है ना, या फिर चीनी डाल दो, कोई भी आपने कुछ डाला उसमें, लेकिन जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो वो अब और माइनस टेम्परेचर पे क्या होने लगेगा, फ्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो वो पहले ही क्या हो जाएगा, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है और डिप्रेस हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो यही इसका ग्राफ आपको बता रहा है, ये वेपर प्रेशर है भाई, ये टेम्परेचर है। पहले तो टेम्परेचर इतने में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन देखो, टी सॉल्यूशन इतना आ गया, टी जो इनिशियल था, जो टी नॉट था, ठीक है, टी नॉट था वो इतना था, मतलब इतने पहले 0 डिग्री मान लो इसको, तो 0 डिग्री पे क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा था। अब क्या हो गया, अब ये टेम्परेचर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर इसका टेम्परेचर ये पीछे को आ गया, मतलब डिक्रीज हो गया है ये, है ना। तो कितना चेंज आया है वो हम देखते हैं डेल टी एफ से। तो आप बोल दोगे भैया, जो डेल टी एफ होता है, ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जितना चेंज आया है इसकी डिप्रेशन, कितना डिप्रेशन आया है, तो आप बोलोगे वही टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना। टी इनिशियल माइनस टी फाइनल आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि इनिशियल क्या है हमारा इस समय ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्ट। वो कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज आएगा, जीरो से और माइनस की ओर वो जाएगा जब हम क्या करेंगे, कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड इसमें डालेंगे। तो इसको क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। जैसे हम इब्लियोस्कोपी किसको कह रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट को, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को इब्लियोस्कोपी कह रहे थे। तो हमने इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी, जो बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट का जो क्या था हमारा कांस्टेंट था, उसको हमने इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा। वैसे ही हमारा इसको हम क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपी, और इसका जो कांस्टेंट आएगा वो होगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वन वन वर्ड के जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही आते हैं, ठीक है, तो याद रखना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो वही कह रहा है कि भैया टी एफ जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, मतलब आपने कहा जो डेल टी आपने बनाया है वो किसके इक्वल होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब टी नॉट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टी नॉट, ठीक है, एफ, ठीक है, टी नॉट माइनस करेंगे हम टी फाइनल्स, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टी फाइनल। तो ये टी फाइनल हो गया, इसको आप टी नॉट। तो ये क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये प्योर सॉल्वेंट का है भैया, ये प्योर सॉल्वेंट का, और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो कितना चेंज आया, हम इसको इससे माइनस करके निकाल सकते थे। जबकि हम बॉइलिंग पॉइंट में क्या कर रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट में आप कर रहे थे टी बी, है ना, टी बी को क्या कर रहे थे आप, हम बोल रहे थे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना। हम क्या कर रहे थे, टी इनिशियल कर रहे थे, क्यों, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो फाइनल था वो रेज हो रहा था, वो इंक्रीज ज़्यादा था, और यहाँ पे टी इनिशियल ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम और टेम्परेचर को कम कर रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास आगे पॉइंट है ये वाला, इट इज़ मीजर बाय बैकमन्स थर्मामीटर मेथड एंड रेस्ट मेथड, ठीक है। डेल टी के एफ एम, इससे भी आप निकाल सकते हो वही, के एफ हमारा कांस्टेंट है, के एफ हमारा क्या है, क्रायोस्कोपी कांस्टेंट, ठीक है, ये इसकी वैल्यू दी जाती है, प्रैक्टिकल निकाली जाती है। और एम क्या है, हमारी मोलैलिटी, वही अब फॉर्मूला, फिर से मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाओगे आप भैया, डेल टी एफ इक्वल्स टू इतना। तो ये फॉर्मूला आपका एक तरह से मेन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, वेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप निकाल सकते हो, ये आप लिखा भी है, where the W is weight of solute, W capital W is the weight of solvent, Kf is molar depression constant, मतलब cryoscopic constant, ठीक है। और if molality of the solution is 1, अगर molality क्या है, m की वैल्यू क्या है 1, तो डेल टी जो चेंज आएगा वो Kf के बराबर होगा, ठीक है। तो ये सब है।
तो एल एफ होगा तो इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल हमारा डिफरेंस फ्रीजिंग पॉइंट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो। तो कहता है कि आपके पास 15 ग्राम ऑफ एन अननोन मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है वॉज डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको दे रखा है भैया सॉल्यूट का वेट तो आपको दे रखा है, और साथ साथ में जो सॉल्वेंट है उसका वेट भी आपको दे रखा है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों W1 W2 दोनों आपको दिए, ठीक है। तो एक है 50 ग्राम 15 ग्राम, ऑब्वियसली सॉल्यूट जो होगा वो 15 ग्राम होगा, जो कम होगा अमाउंट पे, जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा होता है तो वो 450 ग्राम, ठीक है। द रिजल्टिंग ऑफ सॉल्यूशन फ्रीजेज एट 4 एट माइनस 0.34 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा सॉल्यूशन ऑफ फ्रीज हो रहा है वो कितने में फ्रीज हो रहा है, पहले जो सॉल्वेंट था वो 0 डिग्री पे होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉईल होता है। मगर अब 15 ग्राम अननोन सॉल्यूशन डालने पर वो कितने में बॉईल हो रहा है, माइनस पे चले गए, -0.34 डिग्री सेल्सियस पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ चुका है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, आपको मोलर मास सॉल्यूशन का निकालना है। तो सिंपल आपको पता है भैया, वहाँ आपको सब कुछ दिया हुआ है, M2 आपको निकालना है। के वही फॉर्मूला लगाओ, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू टी बी, है ना। अब सॉरी, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू, हाँ क्या था वो, के एफ टू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वहाँ से आप M2 निकाल सकते हो। तो आपको पता है W2 गिवन है, W1 गिवन है, डेल टी एफ भी दिया है, कितना हमारा फाइनल जो फॉर्मूला आया है वो आप कैसे निकाल सकते हो, ये आपको दिया है। के एफ की वैल्यू भी आपको यहाँ गिवन है, ठीक है, ये है के एफ की वैल्यू गिवन है। तो ये ऑल इंडिया 2010 में आया आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये फॉर्मूले में रखोगे तो सिंपल आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमको नहीं मिलता, ठीक है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, आज तक तो आए नहीं, ठीक है। तो इसमें ये जो घुमा के दे देगा इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन अभी आज तक आए नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सम इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल फॉर्मूला आपको पता है, इज एडेड टू योर कार्स कूलिंग सिस्टम, हमारे कार कूलिंग सिस्टम में इथाइलिन ग्लाइकोल डाला गया विथ 5 kg ऑफ वाटर। तो वाटर कितना है, 5 kg, ठीक है। तो 5000 ग्राम आप इसे बोल सकते हो। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्लाइकोल सॉल्यूशन इज इतना, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्लाइकोल का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उसने दिया है, तो वाटर का जो सॉल्वेंट का है वो आपको पता है 0। तो सॉल्वेंट का हम लिखते हैं डेल टी एफ, कितना चेंज आया आप तो करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना था माइनस, ठीक है, और पहले कितना रहा होगा 0, है ना। तो आप निकाल सकते हो +15, जो डेल टी एफ है वो कितना चेंज आया है, +15 डिग्री सेल्सियस में इसका चेंजेस आया है, ठीक है। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, ठीक है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, देखो अब इसने फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया आपसे कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना हुआ होगा, ठीक है। तो मतलब आपको डेल टी एफ तो दिया है ना, मगर साथ साथ में आपसे पूछा जाए कि डेल टी भी निकालो भाई, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट के साथ साथ उसने डेल टी भी पूछ लिया आपसे। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि आपको गिवन क्या क्या है, गिवन आप क्या लिखो, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डेल टी अब है, डेल टी अब कैसे निकालते हैं आपको पता है भैया, इनिशियल कितना था होता है वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट 0। अब जो सॉल्यूशन का आया वो गिवन है -15, ठीक है। अब डेल टी अब कितना निकालोगे, डेल टी अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको इधर ले जाओगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो +15 डिग्री सेल्सियस इतना चेंज आया हमारा, ठीक है। तो मतलब डिप्रेशन फिजिंग कितना डिप्रेस कितने से चेंज हुआ, +15 डिग्री सेल्सियस से। W1 गिवन है 5 kg, ग्राम में करोगे तो 5000 ग्राम, ये भी गिवन है। के एफ की वैल्यू दी है भैया, के एफ है हमारा 1.86 किलोग्राम, ठीक है। अब के बी की वैल्यू भी दी है 0.52, ये देखो सब दिया है यहाँ पे, के एफ भी दिया है, के भी दिया है, और ये कंपार्टमेंट वाले पेपर में आया, कंपार्टमेंट वाले पेपर बहुत टफ होता है याद रखना, ठीक है। दिल्ली 2014, यूजिंग फॉर्मूला डेल टी एफ, आपने वही फॉर्मूला लगाया फिर से, आपको पता है के एफ इंटू मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला है। यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे W2, है ना। हमें हमें अगर टीवी निकालना है तो हमें W2 पता होना चाहिए, है ना। तो आपको पता है कि भैया यहाँ पे से आप फॉर्मूला निकालोगे, आपने निकाला W2, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, के एफ आपको दिया है, W1 दिया है, M2 दिया है, और 1000 ये आपको पता है, ये फॉर्मूले में है, ठीक है। तो डेल टी भी आपको दिया है, तो ये सब दिया है, मगर आपको निकालना क्या है, W। जब W2 निकालोगे तो टी भी आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब आपको पता है कि भैया W2 कैसे निकालोगे, तो W2 आपको ये है, टी एफ की वैल्यू रखो, W1 की वैल्यू रखो, M2 की वैल्यू रखो, के एफ की वैल्यू रखो, तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2500 ग्राम, वो जो हमारा सॉल्यूशन जो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, उसका जो वो है
क्या बोलते हैं, मोलर मास तो आप निकाल सकते हो और उसका वेट भी आपको पता चल गया इस फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले का ये सारी वैल्यू को पता चल गई, तो आप फिर से आप डेल टीबी का फॉर्मूला रखो, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, डिप्रेशन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना होगा, ये भी आप ऐसे करके निकाल सकते हो। बहुत ज़्यादा इजी है, आराम से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। गिवन लिखो, फॉर्मूले याद करो, ठीक है। फॉर्मूले याद तभी होंगे जब आप इससे 5-6 क्वेश्चन मिनिमम, मिनिमम कह रहा हूँ 5-6 क्वेश्चन करो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो उनका आप सॉल्व करो, आप पे डिपेंड करता है भैया कितना आप मेहनत कर रहे हो। बाकी इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन मुझे आज तक मिले नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसे पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस जनरली हमारे प्लांट्स में देखा जाता है, ठीक है। जो हमारा पानी जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू ही रूट से ऑल ओवर द प्लांट, टॉप ऑफ द प्लांट तक जाता है, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस है, हमारे सेल्स में भी देखा जाता है, जो हमारे बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, उनमें भी ऑस्मोसिस बहुत बार देखने को मिला है, वो जनरली ऑस्मोसिस ही होता है, ठीक है। तो लिखो कि जैसे आजकल ऑस्मोसिस का यूज़ कहाँ हो रहा है, हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस है ना। तो अभी पढ़ेंगे कुछ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस समझ जाओगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हुआ, वही ऑस्मोसिस का दोबारा होना रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। जो हमारा आजकल आरओ प्लांट्स लग रहे हैं ना, जो वाटर प्यूरिफायर में आरओ बोलते हैं, आरओ लग गया है, तो ये ऑस्मोसिस ही है, ठीक है। तो अब देखो ऑस्मोसिस होता क्या है। इन ऑस्मोसिस देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन और फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्मोसिस में जनरली क्या होता है, हम देखते हैं कि जनरली डिफ्यूजन, डिफ्यूजन भी ऑस्मोसिस की तरह ही है, ठीक है। मगर ऑस्मोसिस जनरली वो कहता है कि यहाँ क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है मूव करता है लेस कंसंट्रेशन से तो हायर कंसंट्रेशन, जबकि हम देखते हैं जनरल वे में कि कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। लाइक डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे कि कोई आप देखते हो कि आपने किसी एयर बलून लिया, आपने आपने उसको पंक्चर किया, आपने उसमें कोई थोड़ा सा होल किया, तो आप देखोगे वहाँ जो बलून के अंदर जो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई था एयर का, तो एकदम से बाहर आ जाता है जहाँ लोअर कंसंट्रेशन है इन कंपेरिजन टू बलून, ठीक है ना। तो कहता है कि यही, मगर यहाँ क्या होता है उल्टा होता है, कहता है कि यहाँ जाता है फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है ऑस्मोसिस, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, मगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये डिफ्यूजन की जैसे ही है, ठीक है। इसमें भी ये चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही जाती है, नेचुरल वे में ही जाती है, मगर इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट अलग है, इसको आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो कहता है कि ऑस्मोसिस में ऐसा होता क्या है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं इस फिगर में, चलो इस फिगर में मैं बात करता हूँ, आपको थोड़ा सा समझाते हैं इस फिगर से, ठीक है। आपके पास क्या है, एक तरफ सॉल्यूशन है, ठीक है, एक तरफ प्योर वाटर है, एक तरफ आपके पास प्योर वाटर है, एक तरफ आपके पास कुछ पार्टिकल्स हैं, ये देखो आपको ये पार्टिकल दिख रहे होंगे, ठीक है ना। और बीच में दोनों सॉल्यूशन को हमने सेपरेट कर दिया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो पास नहीं हो सकते, मगर सॉल्वेंट जो वाटर है इसके पार्टिकल्स पास हो सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। अब वो कह रहा है, देखो होता क्या है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस है, मगर आपको ऑस्मोसिस बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो होता क्या है, देखो जब हम क्या करते हैं कि वो देखा जाता है कि ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, मतलब कहते हैं ना, सॉरी, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, मतलब कह रहा है कि ये हमारा यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो है, मगर यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ सॉल्यूट होगा वहाँ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, है ना। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। मगर अगर आप थोड़ा और अंदर घुसे हो इस कंपाउंड्स में, तो आपको आपको एक चीज और दिखेगी, जो कि आपको इस फिगर में देखने वाली है। देखो ये थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, इसको समझो आप। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या है, वाटर ही वाटर है, ये देखो यहाँ पे क्या है, वाटर ही वाटर है, ठीक है, मगर यहाँ क्या है, एक शुगर सॉल्यूशन भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वाटर है, यहाँ शुगर है, हाँ ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सॉल्वेंट का जो कंपाउंड सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन इस तरफ ज़्यादा है, ठीक है, इस तरफ क्या है उसका कंसंट्रेशन कम है,
ठीक है। मगर वाटर का कंसंट्रेशन आप देखो, ठीक है, वाटर के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ हाई वाटर का कंसंट्रेशन है और यहाँ क्या है, वाटर कंसंट्रेशन क्या है, लो। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्यूशन के बिहाफ में अगर आप देखो तो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के बिहाफ में अगर आप देखो तो कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है इस तरफ, और यहाँ क्या है, लो कंसंट्रेशन, है ना। और अगर आप वाटर के बिहाफ में देखो तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ है वाटर का, आप बोलोगे इस एरिया में है, और लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है, इस एरिया में। ठीक है, तो सेम चीज है, ये उल्टा है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन वाटर का कहाँ है, यहाँ, और लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है वाटर का, यहाँ। समझ गए, हायर कंसंट्रेशन है इस तरफ, लोअर कंसंट्रेशन है इस तरफ, अगर आप वाटर के बिहाफ में देखो। और नेचुरल वे में होती क्या है चीज, कोई भी चीज, है ना, कोई भी चीज क्या होती है हमारी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। तो वाटर के बिहाफ में अगर आप देखो, वाटर की तरफ साइड से अगर आप देखो तो कोई भी चीज क्या जा रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, ये समझ में आया। अगर वाटर के बिहाफ में आप देखोगे तो कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है। मगर साइंटिफिकली टर्म में आप देखोगे, साइंटिफिक टर्म में आप देखोगे कि सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूट के, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो हमारे सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करता है ना। समझ रहे हो, जो सॉल्यूशन की बिहाफ में, अगर सॉल्यूशन की साइड से अगर हम देखें तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है किस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट हमने मिलाया है वो उस पर डिपेंड करता है। मगर वाटर के हिसाब से आप देखो तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ है वाटर का, इस तरफ, और लोअर कंसंट्रेशन किस तरफ है, इस तरफ। और नेचुरली कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। मगर आप क्या बोल रहे हो, तो वो यही कह रहा है, अगर आप, और अगर आप इसको सॉल्यूशन मानो और इसको भी सॉल्यूशन मानो, वाटर छोड़ दो, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्यूशन मानो और इसको सॉल्यूशन मानो तो ऑस्मोसिस में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारा सॉल्यूशन कहाँ मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। मगर आप वाटर के बिहाफ में देखो तो वाटर का हायर कंसंट्रेशन है यहाँ, है ना, और यहाँ क्या है, लोअर। समझ रहे हो, तो वाटर के हिसाब से तो ये सही जा रहा है, नेचुरली तो ये सही जा रहा है भैया, अगर आप वाटर के हिसाब से देखो। क्योंकि अगर आप यहाँ से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है आपने, तो जो सॉल्यूट है वो तो यहाँ जा भी नहीं सकता वैसे भी, है ना। तो मूव कौन करेगा, मूव करेगा सिर्फ वाटर, है ना। वाटर के पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं, हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मूव करते तो ये जरूर इस तरफ जाते, क्योंकि यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है। समझ रहे हो, तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन है। मगर वाटर के बिहाफ में आप देखो तो कह रहा है ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, कंडीशन भी लगाई है। ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें से वाटर के पार्टिकल ही मूव करते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं करते। अब जब सॉल्यूट के दोनों, अब दोनों को आप उसने सॉल्यूशन मान लिया, भले ही इसमें वाटर ही वाटर हो, मगर उसने दोनों को क्या मान लिया, सॉल्यूशन मान लिया। मगर अगर बेसिकली देखा जाए तो यहाँ वाटर के पार्टिकल ज़्यादा हैं, यहाँ कम है। तो बेसिकली ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही जा रहा है। मगर आप ऑस्मोसिस साइंटिफिक मेथड से, आप साइंटिफिक टर्म में आप देखो तो हम इसे बोलेंगे, इन दोनों चीज़ों को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो कह रहा है कि भैया यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस में क्या होता है, कोई भी चीज़ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से लाइव क्लास में ये टॉपिक फिर से बता सकता हूँ, मुझे कमेंट कर, मैसेज कर देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें भी वही हो रहा है, देखो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो चीज़ कहाँ जा रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ देखो हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, है ना। कोई अगर यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम हटा देते तो ये सॉल्यूट यहाँ जाने वाले थे। मगर हमने क्या कंडीशन लगा दी, ये भैया यहाँ पे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है जिसे सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल ही जा सकते हैं। और नेचुरली वाटर तो भैया सही डायरेक्शन में जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। मगर सॉल्यूशन के टर्म में हम देखेंगे तो यहाँ कंसंट्रेशन कम है, इसलिए वो कह रहा है कि डेफिनेशन में कि ऑस्मोसिस में देखा गया कि सॉल्यूशन जो हमारा मूव करता है वो हायर सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन या आप बोलो वो मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। मगर बेसिकली यहाँ वाटर का हायर कंसंट्रेशन है ना, इसलिए वो मूव कर रहा है। आया समझ में। तो बस आप इस वीडियो को आराम से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब जब वाटर के मॉलिक्यूल मूव करेंगे इस तरफ,
ठीक है। इस डायरेक्शन में जब वाटर के मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो क्या होगा, अगर आपको इस वाटर को मूव होने से रोकना है तो आप यहाँ से कुछ प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है। अब इस प्रेशर को अप्लाई, तो कितना प्रेशर आप यूज कर रहे हो इस सॉल्वेंट के मोशन को रोकने के लिए, ठीक है। इस सॉल्वेंट के मोशन को इस तरफ रोकने के लिए, मतलब इस तरफ आने के लिए, इस साइड लेफ्ट साइड आने के लिए कितना प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। मतलब ऑस्मोसिस जो हो रहा है ना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जा रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, या फिर आप बोलो साइंटिफिकली, या फिर ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस के हिसाब से कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जा रहे हैं, ठीक है, उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे। यहाँ से आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये रुक जाएगा, है ना। और कितना प्रेशर अप्लाई करो, दैट इज वही क्या है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, वही क्या हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसे पाई से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस वही है भैया, जब आप प्रेशर करोगे तो क्या होगा, फिर से क्या होंगे, वाटर हमारा प्यूरिफाई होके यहाँ से फिर से वापस इधर आएगा, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर जाने, सॉल्यूट के पार्टिकल इधर जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हमने क्या लगाई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो यही है हमारा क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यही हमारा डिपेंड करता है आर ओ प्यूरिफायर जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, एक बार आप फिर से थोड़ा सा इसको ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम, ये डेफिनेशन है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कितना प्रेशर अप्लाई करो, वही ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। कॉलम सेट अप अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। इट इज द मिनिमम प्रेशर, कितना मिनिमम प्रेशर आप लगाओगे, दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। ताकि क्या हो जाए, जो सॉल्वेंट ऑस्मोस के थ्रू इस साइड आ रहा है, इस साइड जो आ रहा है, ठीक है, कितना प्रेशर आप मिनिमम प्रेशर लगाओगे ताकि वो आना बंद हो जाए, ठीक है। इट इज द मिनिमम प्रेशर नीडेड टू अप्लाई अ सॉल्यूशन टू मेक इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय पी, और पाई आप इसे बोलते हो। इट इज मेजर्ड बाय पेटिफर्स मेथड, बार्कलेज मेथड, हार्टलेज मेथड और टाउनसेंड्स मेथड, ठीक है। तो इन मेथड से आप इसको निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा सिंपल है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। पाई क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसकी वैल्यू हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, ठीक है। तो कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। तो कहता है कि पाई इक्वल्स टू सी आर टी। सी क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, आर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। और टी क्या हमारा टेम्परेचर। तो कितने टेम्परेचर पे आपने क्या किया, कितना कंसंट्रेशन में कितना प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन इक्वल्स टू होता है एन अपॉन वी, ठीक है। एन क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, वी क्या है वॉल्यूम, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने, कंसंट्रेशन होता क्या है कि कितने वॉल्यूम में आपने कितने मोल्स की सब्सटेंस के डाले हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, एन अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो एन क्या हमारा नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो आपने कहा डब्ल्यू अपॉन एम। तो यही सारी चीज, अब यहाँ से आप मोलर मास भी निकाल सकते हो सॉल्यूट का, कि कितना आपने सॉल्यूट मिलाया था, ठीक है। वेट भी निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको और बाकी चीजें दी गई हैं तो, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखो पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। आर क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है, गिवन होगा ये वैल्यू। और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल, डब्ल्यू क्या है, गिवन मास, आई क्या है, मोलर मास। तो ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो क्या है, डब्ल्यू अपॉन एम। तो ये अब फॉर्मूला करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप सब करोगे इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखो 100 mg ऑफ प्रोटीन इज डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक 10.0 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपने क्या किया, कोई सॉल्यूशन बनाया 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें अपने 100 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन आपने डाला। इफ दिस सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 13.3 mmHg, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ठीक है, पाई दे रखा उसने mmHg एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी दिया है टी। व्हाट इज द मोलर मास, आपने m निकालना है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही वाला फॉर्मूला भैया, ये देखो W अपॉन आर, W अपॉन वी, हाँ W अपॉन वी बाई आर, ठीक है। ये आपने ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये कहाँ है, ये वाला फॉर्मूला, ये तो मोलर मास निकालने का भी वाला फॉर्मूला लगाओ, सिंपल। अब m को इधर ले जाओ, पाई को इधर नीचे ले जाओ, m को इधर ले जाओ भाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और पाई को इधर ले जाओ,
तो यहाँ से आप मोलर मास निकाल सकते हो सॉल्यूट का। ये बाकी चीज आपको गिवन है। गिवन क्या कह देखो भाई, डब्ल्यू दिया है भाई, डब्ल्यू क्या है हमारा, वेट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट इतना है, ठीक है, वो 100 है, अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 ग्राम ये आने वाला है, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया है, एम 10 ml, तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.0 एम। नेक्स्ट है आपके पास, जो हमारे पास नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जो पाई है, पाई दिया है 13.3 mmHg, इसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको डिवाइड करोगे किससे, 360 mmHg, मतलब 1 atm किसके इक्वल होता है, 360 mmHg के। तो आप क्या करोगे, 13 पॉइंट ये दिया है ना 13.3 mmHg, तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 760 mm, ये देखो 760 760 से, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये सारी वैल्यू आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी इसकी बेसिक यूनिट्स में, ठीक है। 25 प्लस 273 बेसिक चीजें हैं, सब आपने 9th में पढ़ी। 298 केल्विन में, ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला एम इक्वल्स टू डब्ल्यू आर टी, है ना। तो ये फॉर्मूला आपने लगाया, तो आपने निकाला मोलर मास, आपने निकालना है, तो फॉर्मूला आपने ये कैलकुलेट किया और ये आया कितना, 13,13980.4 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया अपन, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस हल्का फुल्का इसके लिए आपको कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन आपने पढ़े हुए, किसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम खत्म करते हैं, अब आगे पास है ये 1 2 नंबर में आते हैं भाई, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस की बेस पे हम पढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो इसके थोड़े से हमने यहाँ फिगर भी आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है, सिंपल है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक दो सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, दो सॉल्यूशन लिया, ठीक है। तो जैसे कि मान लो एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है, और दोनों को सेपरेट कर दिया यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब आपने इसके चारों तरफ क्या लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन इसके अंदर है, ठीक है। तो ए बी दोनों सॉल्यूशन है। अब वो कहता है कि इसके बीच में आपने क्या लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। अगर दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है, मतलब जो ये वाला सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन भी कितना, मान लो आप बराबर है, इसका भी 10 है, इसका भी अंदर भी 10 है, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। तो वाटर क्या हो सकता है, वाटर अंदर भी जा सकता है, सॉल्वेंट जो होगा अब दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, अंदर भी जा सकता है और बाहर भी जा सकता है। तो सेल हमारा जो होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन बोला जा, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेफिनेशन ही पढ़ लो, टू सॉल्यूशन विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इनका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, कोई ऑस्मोसिस में नहीं होगा, नो ऑस्मोसिस हैपन, ठीक है। तो वाटर दोनों तरफ मूव कर सकता है। तो ऑस्मोसिस तब होता है जब कंसंट्रेशन किसी का कम या ज्यादा हुआ, है ना। व्हेन टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जब हम किसी दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करेंगे, तो उसमें कोई ऑस्मोसिस आपको नहीं दिखने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंस होते हैं दो सॉल्यूशन में, एक का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, एक का कम होता है। अब आपको पता है ऑस्मोसिस जनरली वहाँ होता है लेसर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाता है, डिफ्यूजन के अपोजिट, ठीक है। अ सॉल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड सॉल्यूशन। मगर अगर एक का सॉल्यूशन, एक किसी दो सॉल्यूशन, जैसे ये है, ठीक है, किसी एक एक का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, मान लो आपके पास इसका आपके पास जो कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, कम है, वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ कम है, ठीक है, यहाँ वाटर का, ओके, वाटर सॉरी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन कम है और यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, ठीक है। तो आपको पता है हायर जो वाटर मूव करेगा वो कहाँ से करेगा, हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो हम वाटर कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। अगर किसी सेल में ऐसा होता है, जैसे कि सेल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा है, देखो ये सेल है, अगर सेल में ये वाला है, ये वाला, अगर सेल है, सेल में क्या है, सेल का कंसंट्रेशन क्या है, जो सेल है आपके अंदर, ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन अगर क्या है, कम है और बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर आपकी सेल से निकलने वाला है, क्योंकि हमारा जो इसमें क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस जाएगा और सेल हमारी सिकुड़ जाएगी, जिसे आप बोलते हो प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। तो कहता है कि अगर अंदर कंसंट्रेशन सेल में क्या है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है और बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो इसमें प्लाज्मोलिसिस हो जाती है, इसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस होते हैं, मतलब सिकुड़ जाती है सेल।
सेल स्वेल हो जाती है कब? जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें ऑस्मोसिस का होता है ये, जैसे कि आपके पास सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन यहाँ हाई है और यहाँ कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन की क्या है, कम है। ठीक है, तो वाटर हमारा कम मूव करता है लेसर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ, है ना, ये ऑस्मोसिस है। तो सेल हमारी क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। ये देखो साइटोलिसिस, इसे क्या बोला जाता है, साइटोलिसिस। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आगे पास। एक और था वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर हमने पढ़ाना था, मगर क्या हो गया कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो वांट ऑफ फैक्टर अब हट चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो थे इससे ही शायद इस साल आने वाला है। तो ये सारा आपका टॉपिक आज खत्म हो गया है, सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करना, जैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज करना। ठीक है, तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू।